जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं। ये आपके प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर है जो लेवल फर्स्ट का। तो ये भी क्वेश्चन पेपर है आपकी 2017 का, यानी कह सकते 17 की परीक्षा है। ये आपकी फरवरी 2018 में कंडक्ट करवाई गई थी। तो इसमें जो क्वेश्चन बने हैं, जो आपके 150 क्वेश्चन, हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। पहले देख लेते हैं जो आपके ये है ना, CDP बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ या शिक्षा शास्त्र, हम दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी से संबंधित जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के पूछे गए पहले वो देखेंगे। लैंग्वेज के रूप में जिन्होंने भी फर्स्ट भाषा है वो हिंदी चूज की होगी, ये वाली, तो ये क्वेश्चन करेंगे। अगर सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो सेकंड में जिन्होंने भी संस्कृत चूज की होगी तो उन्हें क्वेश्चनों को करेंगे हम, ये वाले। साथ ही साथ जो मैथ के हैं और EVS, इन सभी क्वेश्चनों को देखते हुए चलाएंगे इसी वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं जो CDP से संबंधित क्वेश्चन बने हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 30 क्वेश्चन में से जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। वो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल होती है कहलाता है, उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। बाकी ऑप्शन दे रखे हैं, उनकी भी बात करें तो ये हो जाएगी पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटी, ठीक है, या रीडिंग डिसेबिलिटी बोल सकते हैं इसे। डिस्कैलकुलिया होती है ये घटना संबंधित डिसेबिलिटी, ठीक है। और बाकी ध्यान अभाव अतिशीघ्रता विकार, जैसे बोलते हैं ADHD, ठीक है, यानी ध्यान अभाव अतिशीघ्रता विकार, जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, हम कहेंगे जो योगात्मक मतलब सुमेलेटिव होते हैं वो वर्ष के अंत में होते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन नंबर 4 ही दिखाई दे रहा है। सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन होता है, इसे बोलते हैं यहाँ पे योगात्मक कह दीजिएगा, या इसे दूसरे शब्दों में पूछा है परीक्षा में सारांशात्मक इस नाम से भी पूछा है, या योगात्मक कह दीजिएगा, वही की बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका D सही हो जाएगा। बाकी इसमें एक कथन होते रखा है कि अध्यापक है छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है, इसे बोलते हैं फॉर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं और इसे योगात्मक कहते हैं, तो इसे कहेंगे संरचनात्मक। इसके अन्य नाम भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 3, वो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डन का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वो हो जाएगी नेचुरलिस्टिक स्किल, यानी प्रकृतिवादी कौशल। जो आपके जो किसान होंगे उनमें पाया जाएगा प्रकृति से संबंधित जानकारी, या जो वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं उनसे संबंधित हो जाएगा, यानी प्रकृति का उन्हीं को मालूम है। जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी जानकारी होती है मोस्टली, और जो किसान है जो फसल वगैरह करते हैं तो निश्चित तौर से उन्हें भी जानकारी होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, आपको मालूम होगा, तो उसी से क्वेश्चन बना है। बहुबुद्धि में उन्होंने कह सकते हैं 9 प्रकार बताए थे, ठीक है, जो फ्रेम होते हैं ना दिमाग में, उनकी बात की है, तो उनमें से एक प्रकार ये था। बाकी ऑप्शन दे रखे हैं जैसे विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। इन तीनों प्रकारों की बात की जाए तो नाम लिया जाता है रॉबर्ट स्टरबर्ग, तो ये उन्हीं से संबंधित, उन्होंने ही बताए थे। ये बुद्धि के एक अलग टाइप बताया था, यानी एक अलग विशेषता बताई थी ये प्रकार की, ठीक है। इनमें किस प्रकार काम करती हैं ये वो भी बताया था, लेकिन ऊपर और जानकारी बताती है ये रॉबर्ट स्टरबर्ग से संबंधित है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो 4 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं और निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता है वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है। तो हम ये कहेंगे ये सभी लाभ हो जाएंगे, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आपकी अवधारणा गठन में सुविधा होगी,
विश्लेषणात्मक और तर्क में भी सुविधा होगी और संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो पूछा है 5 नंबर। वो इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है कि एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि करा रहा है, जो जैसे इसमें दे रखी है। पहले नंबर की है, ये और नंबर है। न केवल यह पूछा कि ये क्या है, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। सेकंड नंबर इसमें कथन दे रखा है, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा फर्क की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। किसकी? तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं वो क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ने इस प्रकार पूछा था कि सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह के प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? जब भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव की और जो भी उत्तेजना है हमारी, उनकी घटनाओं या उत्तेजनाओं किसी की बात करता है, वो भी व्यवहार से संबंधित, तो वो व्यवहार से ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी है ये इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मानवतावादी कहलाते हैं अब्राहम मैस्लो। ठीक है, और बाकी संज्ञानात्मक है, इसमें तो बहुत सारे आते हैं, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अन्य भी आते हैं। बाकी सामाजिक की बात करें तो इसमें अल्बर्ट बांडुरा ही चलता है एक तरह से, जो कहते हैं बच्चे परीक्षण के दौरान सीखते हैं। तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहे समावेश शब्द का मतलब होता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स नियमित कक्षा में शिक्षित करना चाहिए। तो हम कहेंगे पूरे समय तक करना चाहिए जब तक स्कूल का टाइम हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का वितरण है या विवरण है समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो ये का एक उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? हम कहेंगे ये कहीं ना कहीं आपके आगमनात्मक तर्क का उदाहरण होगा, यानी इंडक्टिव रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन जिसके द्वारा ही ईगो है इड पर आच्छादन रखता है, यह कहलाता है। इसे बोलते हैं आप आमोद सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, आमोद नहीं होगा, दबाव होगा। क्यों होगा? जो हमारी इड होती है तो इस पर कंट्रोल हमारा ईगो करता है, और सुपर ईगो होती है ना, उस पर भी कंट्रोल करता है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, जो ईगो है वो संतुलन का काम कर रहा है दोनों का। हालांकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, फिर भी एक सेंस निकाल सकते थे कि ईगो है वो इड पर आच्छादन रखता है, यानी उसे कंट्रोल करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा है प्रस्तावित दिया गया था या किया गया था। तो हम ये कहेंगे इसमें से ऑप्शन में से देखें तो वो हेस आइसेंक हो जाएगा। हालांकि जब हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात करते हैं वहाँ पे यूंग का भी नाम आता है। इन्होंने भी जब हम व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताया कि ये 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। फिर बाद में इन्होंने जब इनकी आलोचना हुई थी तो उन्होंने फिर एक और उभय कह सकते हैं मुखी वाला भी शब्द जोड़ा था, यानी आप कह सकते हैं दोनों की विशेषताएं पाई जाए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार बताए थे फिर इसने बाद में, पहले तो शुरुआत में 2 ही प्रकार बताए थे। सॉरी, ओवरऑल देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। बाकी आरबी केटल ने तो तरल व ठोस ये 2 प्रकार बताए थे बुद्धि के। कॉल रॉजर्स हैं, ये आपके मानवतावादी हैं। ऑलपोर्ट की बात की जाए तो इन्होंने सील के गुण बताए थे, सील गुण का सिद्धांत दिया था, ऐसे कह सकते हैं। तो इसे का तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है, इनमें से सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है, यानी मोटिवेशन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्र बहुत सक्रिय अपने गणित में यानी गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, वो काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक
प्रेरणा क्या होगी, तो हम ये कहेंगे ये अपने आप में ही एक अंत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं तथा वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। इसे बोलेंगे हम दिमागी आरोग्यता। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है तो कहलाता है। इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन, यानी इसे हिंदी में कहें तो परमीयकरण कहते हैं। यानी जो भी आप झूठ बोले उसमें क्या दें, तर्क। मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मैं बुरी संगत में रहता हूँ, तो ये इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। प्रतिगमन का मतलब होता है आप पुराने दिनों में लौटना, एक तरह से, जैसे अंगूठा चूसना। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है। दमन का तो मतलब होता है जो कष्टप्रद जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी घटना घटित होती हैं तो उन्हें आप अचित्र मन में धकेल दें या अपने आप ही चले जाएं, तो वो होता है दमन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिकारों को प्रभावित करती है तो यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, किससे है, हम कहेंगे ये सामाजिक कारक सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो सही हो जाएगा न्यूरोटिक वय और चिंता से मुक्त। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या होगी। कोई भी ज्ञान है आपने सीख लिया, अगर उसे कहीं दूसरी जगह उपयोग करते हैं तो उसे हम संप्रयोग या इसे ही कह सकते हैं, इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। यानी किसी ज्ञान को जो आपने पूर्व में सीखा है वो उसे आप किसी अन्य जगह पर अप्लाई करते हैं तो उसे उसके लिए टर्म यूज की जाती है एप्लीकेशन। और जो आपने ये पूछा है ये आपके ऐसे कह सकते हैं, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी आपने, तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में उन्होंने बताया था 3 प्रकार के डोमेन थे, जो एक तो आपका संज्ञानात्मक ही था, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। तो उन्होंने जो संज्ञानात्मक है ना, उनके 6 स्टेप होते हैं। ठीक है। तो ये 6 स्टेप ही है एक तरह से। ठीक है। तो उनमें से जो देखो पहले नंबर पे आता है, मैं बता भी दूँ ये कितने नंबर पे आता है। पहले पे आता है ज्ञान, दूसरे पे आता है अवबोध। ठीक है। तीसरे पे आता है अनुप्रयोग। तो ये तीसरे नंबर का स्टेप पूछा था। बाकी स्टेप होते हैं जो 3 तो मैंने बताई दिए। 4 नंबर पर हो जाएगा आपका विश्लेषण करना। ठीक है। और 5 नंबर पे आ जाएगा संश्लेषण करना। और आपका 6 नंबर पे आ जाएगा आपका एक तरह से मूल्यांकन करना। तो ये 6 स्टेप बताए थे, जिनमें से 3 नंबर का स्टेप पूछा था मैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि बोल सकते हैं और व्यक्तित्व तथा कक्षा के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की, यह प्रक्रिया कहलाती है। अगर ओवरऑल देखें तो इसे हम कहते हैं असेसमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा प्रचित्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है, या प्रचित्र बोले या चित्र, तो हम ये कहेंगे ये क्वेश्चन डिलीट होगा, इसलिए होगा क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो उसने नामित नहीं किया हो, यानी दिया नहीं हो। जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक और जो क्रियात्मक है ना, इसे ही मनोप्रेरणात्मक यानी मनोप्रेरणा कह रहे हैं हम। ठीक है। क्योंकि हम जब कॉग्निटिव बोलते हैं ना, ऑब्लिक करते हैं तो साइकोमोटर, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। और ये मान लीजिए 1 प्रकार, 2 प्रकार, ये तीसरा प्रकार, तो इस प्रकार बांटे थे। तो इस वजह से कह सकते हैं इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ब्लूम ने न दिया हो। ठीक है। सभी दिए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। अगर देखें तो हम कहेंगे अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाता है, तो ये कहना गलत है, इस प्रकार की बात नहीं कही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां है कि शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। ठीक है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों तथा या और अंगूठों का उपयोग कर वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाती है। इसे प्रॉक्सिमल डिस्टल भी कहेंगे, व्यापक से विशिष्ट
कार्रवाई प्रगति बोल सकते हैं। यानी पहले पूरे हथेली से काम कर रहा था, और जो हथेली से काम कर रहा था ना, वो एक तरह से सामान्य कह सकते हैं विशेषता हो गई। लेकिन हथेली से जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट या मैच्योरिटी आई, तो फिर उसी काम को वो उंगलियों से करने लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अब ये उंगलियों से करने लग गया तो ये विशिष्ट हो गई। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल और आपकी व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई, ये दोनों ही एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चे के विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो विकास प्रक्रिया में इन क्षेत्रों को कहाँ तक संबंधित है? हम कहेंगे ये सभी इंटीग्रेटेड है और समग्र प्रकार से विकसित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बच्चा जो कि एक विशेषता है, जैसे कि मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। तो ये आपकी हेरिडिटी पर जोर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी जाना जाता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज कह लीजिएगा, ठीक है, या इसे ही हम अभ्यास का नियम भी कह देते हैं। ठीक है, ये मुख्य नियमों में आता है। इनके फिर 2 उपनियम हो जाते हैं, उपयोग और अनुपयोग। यही परीक्षा में पूछा था। तो इसका फिर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हालांकि बोर्ड ने ये क्वेश्चन डिलीट किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। थॉर्नडाइक पढ़ेंगे ना, उसके 3 नियम होते हैं मुख्य, पीटीए। तो ये ए वाला है ना, ये अभ्यास वाला ही है। नेक्स्ट है, ये कह रहा पावलो के प्रयोगों में जो कुत्ता न केवल मांस पदार्थ कि मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता, तो इस समृद्धि को कहा जाता है। जो पैरों की आवाज़ आ रही है ना, ये सीढ़ियों के नीचे आता है, जो प्रशिक्षक है उसके कदमों की आवाज़ सुनता है, इसे बोलेंगे कंडीशनल स्टिमुलेट। इसके थ्रू जो अनुक्रिया होगी वो होगी कंडीशनल रेस्पॉन्स। तो इस प्रकार कंडीशनल रेस्पॉन्स या रिफ्लेक्स है। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। तो ये किससे संबंधित है? ये आपके जीन प्याजे से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्याजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुरानी और नई धारणा और अनुभवों के बीच संतुलन क्रिया है, यह जाना जाता है। तो इसे हम कहेंगे संतुलन, यानी इक्विलिब्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी भौतिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? अगर ओवरऑल देखें तो इसमें से हो जाएगी कि बुद्धि, व्यक्तिगत आंकलन, परीक्षक छात्र के बीच की एक संरचित बातचीत है, ये कहना गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। ठीक है, कक्षा 3 का कोई छात्र है जो 9 साल के आसपास के विकास के किस चरण में मेल खाएगा? तो 9 की बात है, यानी बाल्यावस्था में। तो हम कहेंगे ये बाल्यावस्था होती है जो परिश्रम बनाम इनता है ना, यानी इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी। तो ये आपकी होती है 6 to 12, यानी इसी उम्र की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन है जो आदर्श संदर्भ परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे छात्र के प्रदर्शन की स्थापित जो भी मानदंड होंगे इससे तुलना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा।